Welcome to all on the online learning session. On behalf of Mehta Group of Colleges, I welcome you all. I Dr. Megha Sharma और आपका एक टॉपिक स्टार्ट करना है आज, वो है आपका फाइलम, जस्ट अ सेकेंड, पॉरीफेरा। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? पॉरीफेरा। हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के बाद में हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा। प्रोटोजोआ के अंदर सेल्यूलर, प्रोटोप्लाज्मिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक, ओनली सिंगल सेल इज प्रेजेंट, only single cell is present for doing all the physiological vital activities for the survival of the organism. But in poriferans they are more complex than protozoans, but they are multicellular. ये बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय होने का अर्थ ये होता है they are multitasking। क्या होते हैं? Multitasking, यानी every work is specific for every specific cell, right? हर एक सेल विभेदित होता है अपने अपने कार्य को, विशिष्ट कार्य को करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल सेल्स। और आप एक सेशन स्पंजेस का और देखेंगे जिसमें स्पंजेस के बारे में सारी डिटेल्स है। अभी हम उसकी जनरल बात कर लेते हैं। नाम में ही आंसर है, पोर, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? पोर्स। और इन पोर्स को बोलते हैं हम ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। बहुत सारे ऑस्टिया, मैनी पोर्स आर कंसिडर्ड एज ऑस्टिया, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सिंगल पोर इट इज कॉल्ड एज ओस्टियम। ऑस्टियम सिंगल, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, बाकी चीज़ एक ही है। यानी ये वो जीव हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है? यानी ओनली एंड ओनली द मीडियम इज वाटर विच इज एंटरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पंजेस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पॉरीफेरेंस के बारे में। आप जैसा कि ये डायग्राम में देख सकते हो, ये हैं स्पेशली मरीन और फ्रेश वाटर स्पंजेस। मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पंजेस। फ्रेश वाटर स्पंजेस की जो फैमिली है वो कहलाती है स्पॉन्जिलिडी, ठीक है? स्पॉन्जिलिडी फैमिली के अंदर फ्रेश वाटर स्पंजेस आता है। मोस्टली स्पंजेस आर मरीन, लवणीय जल में पाए जाने वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल साइकॉन, और ये साइकॉन आपके कोर्स में भी है। ये वाज शेप्ड, गमले के आकार का, कप के आकार का स्पंज होता है, ठीक है? नेक्स्ट, अब हम जैसा कि इस इमेज में देख रहे हैं कि स्पंज का आकार किस तरीके का, ये देखिए, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए ट्यूब, ट्यूब्यूलर, नलिकाओं के समान स्ट्रक्चर और छिद्रित यानी परफोरेटेड है। और इन्हीं पोर्स की सहायता से जहाँ ये पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ये पानी अंदर आता है। बट वॉट कम्स इनसाइड विद द वाटर? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम्स इनसाइड। फॉर द रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट ऑक्सीजन स्पंज विल डाई। इफ देर इज नो वाटर स्पंज विल डाई। इवन जो इसका केनाल सिस्टम है, जो कि इसका इम्पोर्टेंट सिस्टम है, यानी पानी इनके अंदर ऑस्टिया के थ्रू आता है और कैविटी में ओपन होता है। बट बिफोर द कैविटी इसको बहुत सारे कैनाल्स के अंदर से पास होना पड़ता है, और इस सिस्टम को बोला जाता है केनाल सिस्टम या एक्वीफेरस सिस्टम, जो कि इसके रेस्पिरेशन के लिए, जो कि इसके एक्सक्रीशन के लिए, जो इसके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत सिग्निफिकेंट प्रोसेस होता है, बहुत सिग्निफिकेंट करेक्टर होता है इसका। नाउ लेट्स सी स्पंजेस। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर ही स्पेशल टास्क, यानी ये अलग अलग कार्य करते हैं। इनकी साइज अलग अलग होती है। इवन जो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो भी पानी के थ्रू ही आते हैं। यानी जो स्पंजेस होते हैं वो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? किस पर डिपेंड करते हैं? हम खाने के लिए मूव करते हैं, बट स्पंजेस कैन नॉट मूव, दे आर सेसाइल। क्या होते हैं स्पंजेस? सेसाइल। जस्ट अ सेकेंड। स्पंजेस होते हैं सेसाइल। सेसाइल का अर्थ होता है जड़, एक जगह पर ही रहने वाले, मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो स्पंजेस में मूव करता है वो करता है इनका लार्वा। लार्वल फॉर्म इसकी जो है वो पानी के अंदर एक्टिव तरीके से स्विम
कर सकती है, जिसके बारे में हम इसकी लाइफ साइकिल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये सेसाइल होते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट इसकी रिप्रोडक्शन की, तो जितने भी स्पंजेस होते हैं वो क्या होता है, हर्मेफ्रोडाइट, उभयलिंगी हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट अर्थात एक बॉडी के अंदर ही मेल एंड फीमेल जेनिटल पार्ट्स आर प्रेजेंट, बट स्टिल स्पंजेस के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, पर निषेचन, यानी एक बॉडी का गैमीट दूसरे स्पंज की बॉडी के गैमीट से जाके फ्यूज़ करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर गैमीट्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंटल टाइम डिफरेंट होता है, ठीक है। इसी डेवलपमेंटल टाइम के सो दे आर कॉल्ड एज प्रोटेंड्रस, यानी इसमें मेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाता है बिफोर फीमेल गैमीट, इसीलिए स्पर्म जो होता है इसका वो मोटाइल होता है। क्या होता है? मोटाइल। और ये स्पर्म ही स्विम कर कर स्पंज की बॉडी के अंदर जाकर जहाँ पे ओवा प्रेजेंट होता है उसको फर्टिलाइज करता है। ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल के अंदर आपका पार्ट आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि जो मैंने अभी रिप्रोडक्शन का तरीका, यानी ये स्पर्म्स और ये है इसका लैंगिक तरीका, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरे रिप्रोडक्शन की मैं आपसे जब बात करती हूँ वो आता है इसका एसेक्सुअल। इसका मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल। कौन सा है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेट्स सी अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किस प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा होता है। जो स्पंज की बॉडी होती है इस तरीके से पाइप लाइक, और ये हमेशा जड़, यानी जड़ होते हैं, इनको तल यानी सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होते हैं। पानी के अंदर जो रॉक्स, वीड्स, और ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पानी निरंतर बहता रहता है, तेज़ स्पीड से नहीं, कम स्पीड से। स्लो स्ट्रीम ऑफ वाटर, फ्लोइंग वाटर रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर पानी बहेगा तो उसके साथ में वो फूड पार्टिकल्स, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेके आएगा। लेकिन अगर पानी स्थिर रहेगा तो उसमें DO की मात्रा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होती है? कम होती है। इवन न्यूट्रिएंट्स का लेवल भी क्या होता है? कम होता है। दैट्स वाई फॉर द सर्वाइवल जो पानी होता है वो निरंतर बहता हुआ होना चाहिए। इस तरीके से एक छोटी सी बड निकलती है। धीरे धीरे ये बड साइज में ग्रो होती है और इस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। डिटैच यानी टूट जाती है, और टूट कर सबस्ट्रेटम के ऊपर ये आकर अटैच हो जाती है। और जहाँ पर भी ये गिरती है, जहाँ जिस भी तल पे जाकर, वहाँ एक नई स्पर्म की कॉलोनी फॉर्म कर देती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ग्रो करने लग जाते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बड के बारे में। इसकी बड जो है, इस प्रकार की बडिंग स्पंज की बॉडी के आउटसाइड में बन रही है, अर्थात दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग। लेकिन इसके अंदर एक इंटरनल बडिंग भी होती है, और इंटरनल बड्स को बोला जाता है जेम्यूल्स। क्या बोला जाता है? जेम्यूल्स। जो कि जब फेवरेबल कंडीशंस यानी पानी की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, एडवर्स कंडीशंस हो जाती हैं, फेवरेबल नहीं होती, अनुकूलतम परिस्थितियां नहीं मिलती, तब बनते हैं जेम्यूल्स। छोटी छोटी एसेक्सुअल बॉडीज होती हैं, अलैंगिक काय। जब स्पंज की बॉडी पूरी तरीके से आउटसाइड एनवायरमेंटल इंजरी, कैसे भी एडवर्स कंडीशन से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये जेम्यूल बाहर एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाता है, और जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये वापस जर्मिनेट करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से स्पंज के अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्पंज के नर्वस सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? नर्वस सिस्टम। हमारे अंदर तो है नर्वस सिस्टम, स्पंजेस के अंदर है कि नहीं, चलिए देखते हैं। स्पंजेस के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप्ड और ना के बराबर, बिकॉज ये जो भी स्टिमुलाई होती है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर इनके कट भी लग जाए या कुछ भी, एनी स्टिमुलाई, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं देते। बट ऐसा माना गया है इनके अंदर एक टाइप के सेल्स, हमें पूरे के पूरे टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन स्पंजेस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, सो गो थ्रू दैट। कोलेनोसाइट्स,
कोलेनोसाइट्स आर हेल्पफुल। कोलेनोसाइट्स एक्ट्स एज अ न्यूरॉन्स। किस तरीके से एक्ट करते हैं ये? न्यूरॉन्स के जैसे, जो बाहरी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके नर्वस सिस्टम की। रिप्रोडक्शन की बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम जब इसकी बात करेंगे इसके रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इसके लिए इसमें किसी भी प्रकार का ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता। नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट फॉर दीज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बिकॉज द बॉडी ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर लेवल। नो टिश्यू सिस्टम इज डेवलप्ड, नो ऑर्गन सिस्टम इज डेवलप्ड। सेल्यूलर सिस्टम्स ही हेल्प करते हैं इसके अंदर इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू। और सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका कैनाल सिस्टम। देखिए, बात करते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं इसके डिफरेंट कलर्स, स्पंजेस। सी दिस इज येलो, दिस इज पर्पल। ये किसके कारण होते हैं? स्पंजेस के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसाइट्स। कौन से होते हैं? क्रोमोसाइट्स। इनकी बॉडी क्या होती है? एसिमेट्रिक होती है या रेडियली सिमेट्रिकल होती है, क्योंकि इनकी शेप क्या होती है? इर्रेगुलर होती है। इनका स्केलेटन किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से या सिलिका से, हाइड्रेटेड सिलिका, सैंड, उससे बना हुआ होता है। स्केलेटन हेल्प्स टू मेंटेन दी पोस्चर ऑफ द बॉडी, और नलिका का जो स्ट्रक्चर है इरेक्ट, उसको मेंटेन करने के काम में आता है स्केलेटन। जैसे हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं बिकॉज हमारे कंकाल की वजह से। इनका कंकाल कैल्शियम का बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और यही आधार यानी किस चीज़ का कंकाल बना हुआ है वो उसको फर्दर पॉरीफेरा फाइलम को डिवाइड करता है विभिन्न क्लासेस में। फॉर एग्जांपल कैलकेरिया के अंदर जो स्पंजेस पाए जाते हैं उनके अंदर उनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरे होते हैं डेमोस्पॉन्जिया, उनके अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है, तंतुओं का बना हुआ होता है। तीसरा होता है हेक्साएक्टिनिलिडा। कौन सा होता है? हेक्साएक्टिनिलिडा। इसकी खास बात यह है, ये जो कंकाल बनता है, जिन चीज़ों से बनता है उसे बोला जाता है स्पिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स को हम स्क्लेराइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। और ये सारे स्क्लेराइड्स का फॉर्मेशन, स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? स्क्लेरोब्लास्ट। कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? स्क्लेरोब्लास्ट के द्वारा। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल्स। क्वेश्चन आता है कि स्पंज के अंदर स्पिक्यूल्स का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ विद डायग्राम। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके स्केलेटल सिस्टम की। स्पंजेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, बिकॉज ये आपके लिए इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कैसे? आपने यूज़ किया है कभी स्पंज? सोचिए, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, आपके आसपास ही है सारी चीज़ें, तो स्पंज को समझना इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ स्पंज के लिए, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक, यानी मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, एक्टो एंड एंडो। एक्टो एंड एंडोडर्म, राइट? आउटर लेयर इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज इनर लेयर। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, ऑल्दो प्रेजेंट होनी चाहिए मीजोडर्म, बट इट इज नॉट डेवलप्ड, इट इज कॉल्ड एज मीजेनकाइम और मीजोहाइल। वाई? क्योंकि ये जो मीजेनकाइम होती है इसकी, ये सॉलिड स्ट्रक्चर ना होकर जिलेटिनस होता है। क्या होता है? जेलीय, डेवलप नहीं है। और इस मीजेनकाइम के अंदर ही एक स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अमीबोसाइट्स। क्या बोलते हैं? अमीबोसाइट्स। यानी अमीबा के समान कुछ कोशिकाएं होती हैं जो सूडोपोडिया बना सकती, कूटपाद का निर्माण कर सकती है, और ये सूडोपोडिया बनाने वाली सेल ही इसके न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, फूड पार्टिकल के डाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब स्पंज का बेसिक डायग्राम। ये हमने कुछ बातें पढ़ी पॉरीफेरेंस के बारे में। इट्स वेरी सिंपल। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट बिकॉज द लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट बिटवीन दी फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट एंड इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ एडल्ट। बीच में आती है लार्वल स्टेज, उसे बोला जाता है एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला से पहले बनता है स्टोमोब्लास्टुला, और एम्फीब्लास्टुला इज ऑल्सो नोन एज पैरेन्काइम्यूला। ये आप लर्न रखेंगे कि एम्फीब्लास्टुला लार्वल फॉर्म इज ऑलवेज मोटाइल, चलायमान होती है, बट जो पेरेंट बॉडी होती है वो चलायमान
नहीं होती, यही लार्वा आगे जाके सेटल होता है और एक पेरेंट बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट सी, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉरीफेरन। ठीक है, पॉरीफेरन यानी स्पंजेस, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसके आउटर लेयर यू कैन सी दिस इज द वास शेप कप शेप बॉडी, और इसकी आउटर लेयर को बोलते हैं पिनेकोडर्म। क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म। इनर लेयर को बोला जाता है कोएनोडर्म। क्या बोलते हैं? कोएनोडर्म। अंदर की कैविटी को इसकी बोलते हैं स्पंजोसील। क्या बोलते हैं स्पंज की कैविटी को? स्पंजोसील। कोएनोडर्म is made up of a special type of cells which are called कोएनोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसे? कोएनोसाइट्स, जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, अर्थात हर कोएनोसाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अ सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट। क्या फंक्शन होता है फ्लैजिला का? मूवमेंट। स्पंज के अंदर फ्लैजिला का क्या काम हो गया? तो मूव ही नहीं कर सकते। नो, द वाटर कमिंग इनसाइड द कैविटी ऑफ द स्पंज इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलर मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट, इसके अंदर देखिए, ये तो हो गई आपकी अंदर की लेयर। ओके, दिस इज इनसाइड, एंड बीच में जो सेल्स हैं ये आपको दिखे हुए हैं, ये इस तरीके से बने हुए हैं, ये बीच बीच में सेल्स, इन सेल्स को बोला जाता है अमीबोसाइट्स। क्या बोला जाता है? अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स में बता चुकी हूँ, इसके डिफरेंट फंक्शंस, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल में भी हेल्प करता है, और इवन एक्सक्रीशन में भी हेल्प अमीबोसाइट्स ही करते हैं। उसके बाद इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट है, देखिए पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स की खास बात ये होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होते हैं और अपने डायमीटर को चेंज कर सकते हैं टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग इनसाइड द स्पंज बॉडी। स्पंज बॉडी के अंदर आने वाले पानी की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? ये पोरोसाइट्स। ठीक है, दीज आर दी ऑस्टियम। सी, ऑस्टियम। ऑस्टियम के चारों ओर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? ये पोरोसाइट्स प्रेजेंट होता है, सिंगल ऑस्टियम। ठीक है, और अंदर से पानी, ये पानी अंदर आ चुका है, अंदर के पानी को स्पंजोसील से होते हुए कहाँ पे जाना है? बाहर। जो बाहर वाला पोर होता है उसे बोला जाता है ऑस्क्यूलम। क्या बोला जाता है? ऑस्क्यूलम। ये बड़ा पोर होता है और इसके चारों तरफ ऑस्क्यूलर फ्रिंजेस लगी हुई होती है, इस तरीके से ऑस्क्यूलर फ्रिंजेस लगी हुई होती हैं। ये ऑस्क्यूलर फ्रिंजेस इसको एक क्राउन के समान, ताज के समान संरचना प्रदान करती है, इसलिए आपका जो साइकन है या साइफा है उसको हम क्राउन स्पंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन स्पंज। ठीक है, नेक्स्ट, ये जनरल कैरेक्टर्स की बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इसके कैनाल सिस्टम की। कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम को बोला जाता है, ध्यान से देखेंगे, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम दो तरीके का होता है, एक तो सिंपल, यानी इसमें अंदर के वॉल्स अत्यधिक फोल्डेड नहीं है, ज़्यादा नाले नहीं बने हुए हैं, इट्स वेरी सरल, सिंपल। ठीक है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। इसी कैनाल सिस्टम के आधार पर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर किस तरीके से अंदर जा रहा है। सिंपल के अंदर वापस जो बाहर से पानी है वो आसानी से अंदर आएगा, एक पाइप के समान संरचना होती है, पानी अंदर स्पंजोसील में गया और स्पंजोसील से होता हुआ बस बाहर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चला गया। ये एक सिंपल सा सिस्टम है। चलिए इसकी बात करते हैं। कैनाल सिस्टम को और बोलते हैं अपन एक्वीफेरस सिस्टम, और ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये ही सिस्टम गैस एक्सचेंज अर्थात रेस्पिरेशन, श्वसन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन, अदरवाइज स्पंज विल डाई। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन में भी हेल्प करता है, राइट। इवन रिप्रोडक्शन में भी हेल्प यही सिस्टम करता है। पानी का इनफ्लो और पानी का आउटफ्लो, अंदर आना और बाहर जाना पानी का आउटफ्लो,
वो सिर्फ और सिर्फ इस कैनाल सिस्टम के थ्रू ही होता है। आइए देखते हैं। सब में पहले हम देखेंगे कैनाल सिस्टम। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक आउट माई नोट्स। एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम, कौन सा? एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। और ये इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसिलेनिया। ल्यूकोसिलेनिया भी एक प्रकार का स्पंज है। ल्यूको का अर्थ होता है वाइट, यानी इसकी जो कॉलोनीज होती है वो समवट वाइटिश या क्रीमिश होती है, ठीक है, ल्यूकोसिलेनिया। अब इसमें किस तरीके से पानी अंदर आ रहा है देखते हैं। एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम में बाहर के साइड से ये जो पोर्स हैं देख सकते हैं, इनग्रेसिंग वाटर, इन पोर्स से बाहर से पानी अंदर आ रहा है स्पंजोसील के अंदर डायरेक्टली। बाहर की लेयर पिनेकोडर्म, इंटरनल लेयर इज कॉल्ड कोएनोडर्म विच हैव फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड एज कोएनोसाइट्स। और इन फ्लैजिलर मूवमेंट्स की सहायता से स्पंजोसील से होता हुआ डायरेक्ट पानी कहाँ पर आ गया है? ऑस्क्यूलम में, और ऑस्क्यूलम से बाहर। यानी इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो एक पाइप के समान होता है। एक जगह से पानी आता है, बीच में रहता है और दूसरी जगह से बाहर निकल जाता है, सिंपलेस्ट। नेक्स्ट आते हैं अपन साइकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम में। जस्ट अ सेकेंड, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, राइट। अब हम बात करते हैं साइकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम में। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। इसकी वॉल्स फोल्डेड हैं, यानी और भी अंदर की साइड वॉल्स फोल्ड होकर कैनाल का निर्माण कर चुकी हैं। किस तरीके से देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन यही बनता है कि बताइए कैनाल सिस्टम में स्पंजेस क्या होता है और उसमें पानी का जो कोर्स ऑफ वाटर सर्कुलेशन है, किस प्रकार से पानी अंदर जाता है, कहाँ जाता है और किस तरीके से बाहर निकलता है, ये पूछा जाता है। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल पानी जो है बाहर, ये जो सराउंडिंग वाटर है ये अंदर आएगा किसके थ्रू? ऑस्टिया। किसके थ्रू आएगा? ऑस्टिया। ऑस्टिया डायरेक्टली अंदर नहीं खुलते। आप इस डायग्राम को अगर कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अपनी फिंगर्स के लाइक जैसे फोल्डिंग्स नज़र आएंगी, ठीक है। ये पोर्स हैं, लेकिन पोर्स डायरेक्टली कैविटी में नहीं खुल रहे हैं, ये अंदर फोल्ड हो रहे हैं। एक ये नाल जा रही है, इस नाल को बोलते हैं अपन इनकरेंट कैनाल। क्या बोलते हैं? इनकरेंट कैनाल। अब इनकरेंट कैनाल किससे जुड़ेंगे? रेडियल कैनाल से। किससे जुड़ेंगे? रेडियल कैनाल से। रेडियल कैनाल में ओपन होने के लिए भी इनको एक अपर्चर की सहायता पड़ती है, एक परफोरेशन की, एक छिद्र की जरूरत पड़ती है। उस छिद्र को बोला जाता है प्रोसोपाइल। क्या बोलते हैं? प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल का मतलब होता है पास में, पास वाला छिद्र। ऑस्टिया के पास वाला छिद्र कहलाता है प्रोसोपाइल और बाहर वाला गेट कहलाता है, दूर वाला गेट कहलाता है एपोपाइल, ठीक है। प्रोसोपाइल। तो पहली चीज क्या हो गई? ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से कौन जोड़ता है? प्रोसोपाइल। नाउ प्रोसोपाइल के बाद क्या आ गया आपका? रेडियल कैनाल। क्या आ गया आपका? रेडियल कैनाल, ठीक है। रेडियल कैनाल अंदर की साइड किस तरीके से खुलेगा? कौन सा परफोरेशन आ जाएगा आपका? एपोपाइल। क्या आ जाएगा आपका? एपोपाइल। और एपोपाइल से ये कहाँ पे खुलेगा? आपकी स्पंजोसील। दिस इज द सेंट्रल कैविटी, दिस इज स्पंजोसील। और स्पंजोसील से होता हुआ वापस से पानी बाहर की साइड आ जाएगा। ये तो था सिंपल, ये हो गया उससे कॉम्प्लेक्स। और उससे भी कॉम्प्लेक्स होता है आपका ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। लेट्स हैव अ लुक। Just see here. This is ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इसमें अंदर के साइड और भी ब्रांचिंग है, मतलब ये एक प्रकार का शाखित कैनाल सिस्टम में ब्रांच्ड। जहाँ पर ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाती है वहाँ पर ये कैनाल सिस्टम और क्या हो जाता है? जटिल, अर्थात कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वही बाहर की लेयर इस पिनेकोडर्म, अंदर की लेयर इस कोएनोडर्म, ये कॉमन रहेगा। और पानी अंदर कैसे जाएगा? इनग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया। डर्मल ऑस्टिया की सहायता से अंदर जा रहा है, ये देखिए डर्मल ऑस्टिया। अब पानी अंदर इस तरीके से रेडियल कैनाल्स में होता हुआ स्पंजोसील कैविटी में गया, लेकिन हर कैनाल आपस में जुड़ा हुआ है रेडियली, यू कैन सी दैट। और दूसरे वाले गेट को अभी अपन ने बोला था जो ऑस्टिया से अवे अपर्चर होता है उसको क्या बोला जाता है? एपोपाइल।
पहले ऑस्टिया, उसके बाद में इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल के बाद आएगा आपका रेडियल कैनाल। लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला, रेडियल कैनाल को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? प्रोसोपाइल। क्या कहलाता है? प्रोसोपाइल। अब ये रेडियल कैनाल कहाँ पे जाएगा? स्पेंजोसील में। लेकिन आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, एवरी कैनाल इज इंटरकनेक्टेड लाइक अ नेटवर्क, एक जाल के समान, शाखा स्ट्रक्चर के समान एक दूसरे से जुड़े हुए रेडियल कैनाल से, जो कि एक सिंगल कॉमन कैविटी के अंदर ओपन होता है। दिस इज दी कैविटी, ठीक है। इसमें इसकी कैविटी रिड्यूस है, लेकिन यहाँ पर कैविटी रिड्यूस्ड नहीं है। स्पंजोसील इज हाईली डेवलप्ड, बट इन द कॉम्प्लेक्स स्पंजोसील गेट्स रिड्यूस्ड, क्योंकि उसके अंदर और कैनाल सिस्टम डेवलप हो जाता है। एंड फाइनली एपोपाइल से होता हुआ, एपोपाइल से होता हुआ कहाँ पे जाएगा? एक्स करंट कैनाल में। और एक्स करंट नाम में आंसर है ई एक्स, आउटसाइड, एक्सटर्नल, बाहर। वो जाएगा कहाँ पर? ऑस्क्यूलम से होता हुआ सराउंडिंग वाटर के अंदर मिल जाएगा। ये ही कैनाल सिस्टम, आई एम रिपीटिंग, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पंज। वाई? बिकॉज ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय दिस एक्विफेरस सिस्टम, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक रिप्रोडक्शन, यानी जो डिस्पर्सल होता है बॉडीज का, सेक्सुअल बॉडीज का, स्पर्म्स का एग के पास जाने के लिए, वो भी इस वाटर करंट के थ्रू ही होता है। इवन फूड पार्टिकल्स आर ऑल्सो कंटेन्ड इनसाइड, कैप्चर्ड इनसाइड विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर current. So this is whole about your canal system. Go through this. So we have completed today और पॉरीफेरेंस, इसका लास्ट है बस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये नाम याद रखिए, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला इज अ स्पंज कॉल्ड एज वीनस फ्लावर बास्केट। ये डेकोरेटिव स्पंज है। इवन आप स्पंजेस को कहाँ यूज़ करते हैं? स्क्रबिंग में। स्पंजेस आर मेड आर्टिफिशियली ऑल्सो, स्क्रबिंग में, वॉशिंग के अंदर जो सोप होता है वो आसानी से पोर्स के बीच में घुल जाता है और फोम का, झाग का निर्माण करता है। डेकोरेशन के अंदर, इवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल सोर्स। अब आप बोलेंगे कैसे? अभी अभी बताया कि ये किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। सो वी कैन प्रिपेयर कैल्शियम रिच मेडिसिन फ्रॉम दी स्पंजेस। दे आर सोर्स ऑफ silicates and calcium and other important role in the agriculture. How sponges are used in agriculture? कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से काम में आते हैं? देखें, एनी आइडिया? सोच रहे हैं आप लोग कुछ? चलिए मैं बता देती हूँ, इट्स वेरी सिंपल। एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में कई बार जब आप कृषि के अंदर बीजों को बोते हैं तो कई बीज सरवाइव नहीं कर पाते, या इनको जो पेस्ट होता है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो बीजों को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, फीड कर लेते हैं। तो हमारी जो कृषि की प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो फॉर द प्रॉपर जर्मिनेशन, बेटर जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, स्पंजेस आर यूज्ड। स्पंजेस का जो पोर सिस्टम है, उस पोर्स, ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स के अंदर क्या डाल दिए जाते हैं? सीड्स। क्या डाल दिए जाते हैं? सीड्स, जो कि एक कैविटी यानी कंटेनर का कार्य करता है बीज को सुरक्षित रूप से ग्रो करने के लिए। सो सी हाउ स्पंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ, in routine life, in medicinal, in agriculture process. Thank you. That's all for today. Go through this.